गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि प्राचीन भारत की एक में तो सामाजिक स्थिति हमने पढ़ी थी, उसके अलावा हमने उस समय की आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक या शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए प्राचीन भारत की स्थिति में आगे बढ़ते हुए हम कला और विज्ञान के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमने अब तक देखा है उसी के संदर्भ में ये अपना अगली क्लास है, तो इसको देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले वाली दोनों क्लास जरूर देखें, तभी काफी कुछ इसमें विस्तार से हम समझ पाएंगे। तो देखिए, कला और विज्ञान के बारे में जब पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में भारत का जो कला और विज्ञान इतना उत्कृष्ट कोटि का था, इतना अच्छा था कि जो यूरोप में या यो कहे पाश्चात्य जो देश थे वो 10वीं, 12वीं, 15वीं शताब्दी तक हासिल नहीं कर पाए। और भारत के पास वो ज्ञान ईसा से पहले यानी आज से लगभग 2500-2000 साल पहले विद्यमान था। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 कला के बारे में। तो यहाँ की जो कला थी भारत में, वो कला की जो देन है, देखिए हमने मौर्य काल के बारे में आते हैं, तब तक तो काफी कुछ हमें मिलता है, पर मौर्य काल से पहले की हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की, तो यानी आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में। तो यहां पर जो कला थी वो जैन और बौद्धों की देन थी। ज्यादातर जैन और बौद्ध धर्म जो नए प्रचलित हुए थे, उन जैन और बौद्ध धर्म की ही प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने बहुत सी चीजें बनवाई, जिनमें यूं कह सकते हैं मंदिर, मठ, क्या क्या थे। मंदिर तो जैन और बौद्ध दोनों के नहीं है, पर भारतीय जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उनके द्वारा मंदिर बनवाए गए। इसके अलावा मठ, चैत्य, विहार, इनमें अंतर है, देखिए पढ़ेंगे आगे चैत्य और विहार में क्या अंतर है। इसके अलावा स्तूप, गुफाएं, तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बौद्ध और जैन धर्म की देन थी। इसके अलावा मूर्तियां भी काफी संख्या में बनी, तो इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मठ निवास स्थान होता था जो जैन धर्म के जिन होते थे, केवलिन होते थे, जो यूं कह सकते हैं सनातन धर्म में साधु सन्यासी होते थे, उनके लिए। और जो चैत्य है वो एक तरह से पूजा का स्थान था बौद्ध धर्म से संबंधित। ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के हैं। चैत्य में पूजागृह है कह सकते हैं। और विहार, एक विहार ये होता था जहां पर वो बौद्ध मतावलंबी लोग जो रहते थे और वहीं पे वो पूजा करते थे। तो जहां पूजा करते थे उसको तो चैत्य कहते थे, और जहां वो निवास करते थे उसको विहार कहते थे। स्तूप देखो, जैसे हमने देखा होगा, उल्टे कटोरे के आकार में इस तरह से बना होता था, उल्टे कटोरे के आकार में बना होता था। चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था, घूमने का एक घेरा होता था। ये नहीं अर्धचंद्राकार बताया है, पर ये जमीन पे ये उल्टा कटोरा रख देते हैं वैसी कंडीशन में। उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता, एक तरफ तोरण द्वार होता था, मध्य भाग में एक छड़ी लगाई जाती थी। तो ये काफी कुछ इस स्तूप के बारे में है। गुफाएं थी। अब गुफाओं की बात करें इस काल में, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी गुफाएं बनी, जिनमें कोलवी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी? कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं। और इसके अलावा जो स्तूपों की बात करें तो स्तूपों में देखिए सांची महत्वपूर्ण है, सांची का स्तूप। नंबर 2 सारनाथ का स्तूप और अमरावती, ये तीनों जगह महत्वपूर्ण हैं। अमरावती, ये तीनों यहां पर क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध स्तूप अनेक मात्रा में यहां पर मिले हैं। ये कोली से बौद्ध गुफाएं मिली है, सांची, सारनाथ, अमरावती से प्राचीन स्तूप मिले। इसके अलावा गुफाओं की बात करें तो कान्हेरी बौद्ध धर्म से संबंधित ही हैं। कान्हेरी और यूं कहें कि कारले भाजा जो दूसरी स्थान है, ये दोनों मुंबई में है। कहां पर है कारले भाजा और कान्हेरी? मुंबई में है। तो देखिए, यहां से भी चैत्य और विहार मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? चैत्य पूजा स्थान और विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान जिसको कहा जाता है। तो कान्हेरी भाषा से भी मिले हैं। इसके अलावा साथ ही यहां बौद्ध धर्म की बात करें तो अजंता से चित्र मिले हैं। अजंता में जो गुफाएं हैं वहां से काफी कुछ चित्र बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। अब ये तो था बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें। अगली हम बात करें तो वो है गांधार और मथुरा शैली। देखिए, ये एक स्वतंत्र टॉपिक अपने आप में ही, गांधार शैली को काफी विस्तार से, पर हम फिर भी एक शॉर्ट रूप में देख सकते हैं। गांधार
और मथुरा शैली। प्राचीन काल में देखिए मूर्तिकला की दो प्राचीन प्रसिद्ध शैलियां भारत में बनी। नंबर 1 गांधार शैली, दूसरा मथुरा। गांधार जो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र है, वहां से जो मूर्तिकला की शैली प्राप्त हुई वो, और दूसरा मथुरा जो आज वर्तमान में यूपी में है, यहां से भी एक चित्र शैली नई प्रचलित हुई। तो गांधार कला की जो कुछ विशेषताएं देखिए, गांधार कला भारतीय और यूनानी के मिश्रण से बनी है। विषय तो भारतीय हैं। गांधार कला की विशेष बात क्या है, इसके विषय तो क्या है, भारतीय। और जो चित्र शैली है, चित्र बनाने की जो कला है वो कैसे है, यूनानी। यूनानी कला में क्या होता था, बाल घुंघरालू होते हैं और स्लेटी पत्थर होता था। तो ये सारी चीजें जो शैली है वो यूनानी है, और विषय क्या है, कौन से हैं, भारतीय। विषय का मतलब जिसकी बनाई गई, यानी भगवान की, बुद्ध की और इनकी जो मूर्तियां बनी वो भारतीय। मथुरा शैली राजस्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश से, तो यहां पर भी मूर्तिकला की शैली थी। हम गांधार को अलग रूप में बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए ये कला के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, और भी हैं, देखते हैं। कला की बात करें तो देखिए एक प्राचीन काल में भारत में यूं कहें कि ऋग्वेद में ये तो था कुछ निर्माण। अब है कला, और भी कलाएं हो सकती है, जैसे धातु कला थी। तो धातु कला के क्षेत्र में देखिए सोने के आभूषण प्रचलित थे, और सोने को क्या कहते थे इस समय, हिरण्य। ध्यान रखना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सोने की जो धातु होती थी, सोना होता था, उसको हिरण्य कहा जाता था, और इस हिरण्य के आभूषण बनते थे। क्या बनते थे, आभूषण या गहने बनते थे। और उनमें कौन कौन से दो महत्वपूर्ण थे, नंबर 1 कर्ण शोभन, यानी जो कानों में पहनते हैं कर्ण शोभन वही होता है, और दूसरा होता था निष्क। देखिए निष्क एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड 2015 की भर्ती में कि निष्क क्या है, और वहां यह भी था एक स्वर्ण आभूषण, गले का हार या मूल्य की इकाई। काफी कुछ। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मेरा भी ये प्रश्न उस समय गलत हुआ था, क्योंकि मैंने इसको एक स्वर्ण आभूषण के रूप में माना था। क्या था, स्वर्ण आभूषण। देखिए ये स्वर्ण आभूषण तो था ही, पर साथ में पहले ये एक मूल्य की इकाई था। तो ये विशेष ध्यान रखना, स्वर्ण आभूषण तो है ही, गले का हार था, पर इसको एक मूल्य की इकाई के रूप में मानते थे। मूल्य की ये क्या थी, इकाई थी। यानी एक जैसे मुद्रा होती है, अंगूठी हुआ करती थी, तो वो भी मूल्य की इकाई थी, और यहाँ निष्क भी एक मूल्य की इकाई थी। तो निष्क और कर्ण शोभन हिरण्य यानी सोने के बने होते थे। इसके अलावा वस्त्र निर्माण भी यहाँ पर प्रचलित था। ये धातु के बारे में हो गया। वस्त्र निर्माण कला भी महत्वपूर्ण थी। तो वस्त्र निर्माण की यहाँ बात करें कला के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एक वय धातु, यह वय धातु कहा जाता था। वर्तमान में हम यूं कह सकते हैं लोहे के बारे में शायद कहा जाता था, किंतु यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वो उसका नाम मिलता है वय धातु। और वय धातु से जो कार्य होता था यानी कपड़े बनाने का, वो कहलाता था, यानी निर्माण कार्य जिसको कह सकते हैं, जो निर्माण कार्य होता था वस्त्र निर्माण का, तो निर्माण कार्य को कहते थे वयन। क्या कहते थे, वयन कहते थे, निर्माण जिससे कपड़ा बनता था। और साथ ही जो बुनकर या जुलाहे होते थे, बुनकर जो कपड़े बुनने वाले, बुनकर या जिनको जुलाहे हम कहते हैं, उस जुलाहे के लिए, और साथ ही बुनकर को, और साथ में इस वस्त्र को, जो बुना गया वस्त्र था उसको वयून कहते थे। जो वस्त्र निर्मित हो गया साथ में वस्त्र को क्या कहते थे, वयून। धातु वय, निर्माण कार्य वयन, बुनकर या जुलाहे को, और बुनकर जुलाहे को भी वयून कहते थे, और वस्त्र जो बुना हुआ वस्त्र था उसको भी क्या कहते थे, वयून यहां कहते थे। जो धागा होता था, जो धागा होता था, धागे को कहते थे तंतु, हम भी कह सकते हैं तंतु। और जो करघा होता था जिससे ये बनता था करघा, करघे को तंत्र कहते थे ये लोग प्राचीन काल में भारत में। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में, वय धातु वयन, निर्माण कार्य बुनकर जुलाहे, वस्त्र को वयून और बुनकर को वयून भी, धागा तंतु और करघा तंत्र कहा जाता था। तो ये कला के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा है अध्ययन बिंदु, वो है विज्ञान। महत्वपूर्ण है, कला तो हो चुका है, और कला के बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विज्ञान। विज्ञान में भी बहुत सारी विज्ञान आती हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान,
गणित भी। तो अब है सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विज्ञान का विकास प्राचीन काल में, क्या क्या विकास हुआ। अब देखिए विज्ञान में इतना कुछ भरा पड़ा है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में कि यूरोप तो 15वीं शताब्दी के वर्तमान तक भी कई चीजों तक नहीं पहुंच पाए जो भारतीयों ने खोज कर दी थी। कई चीजें ऐसी है जो शास्त्रों में भरा पड़ा है जिसको ना तो हम पढ़ पाए, ना समझ पाए, ना यूरोपीय विद्वान समझ पा रहे हैं, किंतु इतना भारतीयों ने दिया है। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे हम चिकित्सा विज्ञान की। देखो विज्ञान के भी कई पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिकित्सा विज्ञान। विज्ञान में चिकित्सा पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, इसके अलावा खगोल और ज्योतिष का ज्ञान पढ़ेंगे। तो काफी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान हमारे यहाँ पर जो ज्ञान था वर्तमान में आयुर्वेद कहते हैं, बाकी क्षेत्र में तो बाकी जगह तो एलोपैथिक चलता है। हमारे यहाँ आज भी आयुर्वेद का ज्ञान बहुत मशहूर है और आयुर्वेद का इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि हर रोग का इलाज प्राकृतिक रूप से किया जा सकता है। तो चिकित्सा विज्ञान में भारत का जो ज्ञान है वो है आयुर्वेद के संदर्भ में। कौन सा? आयुर्वेद। देखिए जो यूं कह सकते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद का दूसरा नाम ही आयुर्वेद है। उपवेद, ऋग्वेद का दूसरा नाम उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। अब यहां आयुर्वेद में जो कहा गया है, सॉरी ऋग्वेद में जो कहा गया है वो जो वेद होता था, चिकित्सक होता था। वेद या चिकित्सक को क्या कहते थे? किसकी बात है? ऋग्वेद में वेद या चिकित्सक को क्या कहते थे? भीषज। भीषक किसको कहते थे? वैद को क्या कहते थे? भीषक यहां पर कहा जाता था। ये एक अलग प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। किसकी बात है? ऋग्वेद में। तो यानी इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ये चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। देखिए आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को था। भारतीय इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास था? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा ने ये ज्ञान जो था वो दक्ष प्रजापति को, किसको? दक्ष प्रजापति को दिया और साथ में भास्कर को दिया। दो लोगों को दिया। किसने? ब्रह्मा ने यह ज्ञान, दक्ष प्रजापति और भास्कर को यह ज्ञान प्रदान किया। और फिर इन दोनों ने मिलकर यह ज्ञान, दक्ष प्रजापति ने और इन्होंने अश्विनी कुमारों को दे दिया। हमें याद करने के लिए काफी है, ज्यादा गहराई में मत जाइए। अश्विनी कुमारों को यह ज्ञान दिया और अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान लेकर जो ब्रह्मा से इन तक पहुंचा था, उस ज्ञान को लेकर पर्वतों पर विभिन्न जड़ी बूटियां उगाई। पर्वतों पर जड़ी बूटियां उगाई उन्होंने और उससे विभिन्न जो चमत्कार पैदा किए। जड़ी बूटियां उगाते हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से यूं कहें कि कुछ नई चीजें इन्होंने की, काफी कुछ ठीक किया। ये ऐसा मिलता है कहां पर? आयुर्वेद में। आयुर्वेद के बारे में ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो ज्ञान दिया गया दक्ष प्रजापति और भास्कर को और बाद में अश्विनी कुमारों को, और वहां से पहुंचा, इन्होंने पर्वतों पर ये आगे काम किया। अब देखिए आगे बात करें तो चरक संहिता की बात करते हैं। ये तो आयुर्वेद का ज्ञान हो गया कि आयुर्वेद का ज्ञान कैसे बना। चरक संहिता, चरक प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण, एक यूं कहें चिकित्सक था। किसकी बात कर रहे हैं हम? चरक। चरक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। क्या लिखा? चरक संहिता। अब इस चरक संहिता में इसने जो वेद होता है उसके 6 गुण बताए हैं। यानी वेद के कितने गुण बताए इसने? 6। आसान से हैं। नंबर 1, विद्या होनी चाहिए उसके पास में। वितर्क यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। नंबर विज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। स्मृति, दिमाग में ऐसी बात होनी चाहिए कि पहले क्या इलाज किया था, ट्रीटमेंट किया था। तत्परता होनी चाहिए कि रोगी है उसको तुरंत से इलाज दें। इसके अलावा क्रिया होनी चाहिए। तो वेद के 6 गुण कौन कौन से बताएं? नंबर 1 तो विद्या, पहला गुण कौन सा होना चाहिए? विद्या का। दूसरा होना चाहिए यहां पर, दूसरा जो गुण बताया इन्होंने वो बताया वितर्क या आलोचनात्मक वितर्कों का। वितर्कों का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण। नंबर तीसरा जो गुण है किसमें? वैद्य में, वो है विज्ञान, यानी इसके पास में क्या होना चाहिए? विशुद्ध ज्ञान। तीनों वी से शुरू है। नंबर चौथा, विशुद्ध ज्ञान के बाद इसमें तत्परता भी होनी चाहिए, स्मृति और तत्परता भी होनी चाहिए, याद भी रहना चाहिए। स्मृति। नंबर 5,
तत्परता, और साथ में नंबर 6 बात करें तो वो होनी चाहिए क्रिया, यानी तुरंत वो क्रिया करके इलाज भी करे। ऐसा किसमें है? चरक संहिता में चरक ने वेद के 6 गुण ये प्राचीन काल में बताए हैं। देखिए अथर्ववेद की बात करें, इसके अलावा हम बात करें इनको तो देख लेते हैं। हो गया वितर्क, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये चरक संहिता की बात थी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो अथर्ववेद का जो 10वां अध्याय, सुना होगा एक बात कि जहर को जहर काटता है। अब ऐसा मत कर लेना कि भाई सांप ने खाया तुम जहर पी लो, ऊपर से एल्ड्रिन पी लो या कोई और जहर खा लो, वो ठीक नहीं होने वाला। जहर का मतलब यहाँ पर है कुछ दवाइयां हैं जो जहर के रूप में, जिनका एक निश्चित मात्रा में दी जाए तो वो दवाई का काम करती है। कुछ ऐसी चीजें होते हैं, स्टेरॉइड जिनको कह सकते हैं। तो अथर्ववेद का कहां पर, अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का 8वां अध्याय, कौन सा? 8वां अध्याय, और 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 10वें श्लोक में क्या मिलता है कि भाई जहर को जहर काटता है, जहर से जहर का नाश होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। कभी कोई पूछे तो बता देना कि भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, बता देना ज्ञान लेके कि अर्थ अथर्ववेद में हमारे सर ने बताया कि अथर्ववेद में मिलता है ज्ञान कि जहर से जहर खत्म होता है, कांटे से कांटा निकलता है, ऐसा अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा देखिए यहां पर जो प्राचीन काल में चिकित्सा की बात करें तो एक अलग नाम आता है सुश्रुत। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सुश्रुत, प्राचीन आचार्य थे। तो इन्होंने देखो बहुत सारी 8 चिकित्साओं की पद्धति बताई। नंबर 1 8 चिकित्सा पद्धति में शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब सर्जरी, तो शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। नंबर 2 बात करें इन्होंने तो वो बताया यहाँ पर काय चिकित्सा, जिसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, काय हृदय संबंधित काय चिकित्सा यानी कार्डियोलॉजी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, लिखने की काफी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो इन्होंने बताई वो कोमार भृत्य, जिसको पेड्रियाटिक कहते हैं। तीसरा नंबर कौन सा है? पेड्रियाटिक या कोमार भृत्य, हिंदी में क्या नाम है? कोमार भृत्य या पेड्रियाटिक। और नंबर 4 की बात करें, जो इन्होंने चिकित्सा के जो 4था प्रकार बताया वो अगध, अगध एपद जिसको कह सकते हैं, अगध। नंबर 5 अगध के अलावा इन्होंने बताया है, अगध के अलावा सालाका, सालाक्य और वाजीकरण। नंबर 5 क्या बताया? सालाक्य। नंबर 6 वाजीकरण। तो देखिए महत्वपूर्ण यही है, इन्होंने सुश्रुत ने जो बहुत सी चिकित्साओं के प्रकार बताए हैं। इसके अलावा भूत विद्या भी इन्होंने बताई है। नंबर 7 के बारे में एक और है भूत विद्या, एक रह गई भूत विद्या। ये अष्टांग बताया इन्होंने, क्या बताया? अष्टांग चिकित्सा की पद्धति बताई है किसने? सुश्रुत ने प्राचीन काल में। तो ये भी इन्होंने शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी, काय चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, कोमार भृत्य, पेडियाट्रिक, अगध, अलग अलग रूप इनके जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इसके अलावा जो अगला हम देखते हैं वो है वाग्भट। बाणभट्ट नहीं है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था, ये वाग्भट। वाग्भट का ग्रंथ है अष्टांग हृदय। कौन सा है? अष्टांग हृदय। किसने लिखा है? वाग्भट ने, बाणभट्ट नहीं है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। तो इसमें देखिए आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित कर संग्रहित किया इस अष्टांग हृदय में। किसका? आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है, ज्ञान को क्या किया? व्यवस्थित किया पहले तो, और फिर संग्रहित कर दिया इस ग्रंथ में कि एक जगह सारा ज्ञान हमें मिल जाए। ऐसा वाग्भट के अष्टांग हृदय में है। धन्वंतरी भी यहां पर एक प्रमुख चिकित्सक था। धन्वंतरी भी, ये भी एक प्राचीन काल का प्रमुख चिकित्सक था, धन्वंतरी। तो देखिए विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की यही महत्वपूर्ण चीज है प्राचीन काल की, जो हमने कुछ देख चुके हैं कि आयुर्वेद में, आयुर्वेद का जो ज्ञान है ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति और भास्कर को मिला, वहां से उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया। इन्होंने, अश्विनी कुमारों ने पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां उगा के चमत्कार पैदा किए। चरक संहिता में वेद के 6 गुण बताए हैं। अथर्ववेद के 8वें अध्याय में
10वें श्लोक में जहर से जहर को काटने की विधि बताई गई है। इसके अलावा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, कौमार भरते, तो काफी कुछ इन्होंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान हो गया। इसके बाद जो दूसरा हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के बाद हम देखेंगे यहां पर गणित का विकास, गणित का क्या क्या आविष्कार प्राचीन काल में होते हैं। चिकित्सा के बाद हम क्या देखेंगे, गणित का। तो देखिए हमारे यहां पर जो भारत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी गणित की इकाइयां प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता तक में ऐसा कुछ अवशेष मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यहां पर जो अक्षर होते थे, गिनती होती थी, गणित के लिए प्रतीक चिन्ह थे। देखिए 300 से 400 से ज्यादा प्रतीक चिन्ह मिले हैं यहां पर। अब प्रतीक चिन्ह तो आज भी प्रतीक चिन्ह ही है गणित के कुछ शब्दों के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्रतीक चिन्ह तो है, हो सकता है हिंदी में एक ऐसे लिखा जाता है और रोमन में एक ऐसे लिखा जाता है, तो अलग अलग है, और हिंदी में एक लिखते हैं, तो ये एक प्रतीक चिन्ह है, लिखने का तरीका है। तो प्रतीक चिन्ह यहाँ भी प्रचलित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत में गणित के काफी कुछ विशेष चीजें मिलती हैं। यहाँ पर भारत की बात करें तो शून्य और दशमलव का आविष्कार भी, शून्य का ज्ञान भारत को बहुत पहले से था, पहले से ही था ऐसा कहते हैं। हालांकि कुछ अरबी यात्री कहते हैं या यूनानी विदेशी कहते हैं कि नहीं वो उनकी देन है, किंतु शून्य का तो भारत की ही देन है ऐसा माना जाता है। विल ड्यूरेंट जो है इतिहासकार, विल ड्यूरेंट, इन्होंने सभ्यता का इतिहास एक ग्रंथ लिखा है। क्या नाम है? सभ्यता का इतिहास। ग्रंथ का नाम याद करने लायक है, विल ड्यूरेंट का ग्रंथ सभ्यता का इतिहास। तो इस सभ्यता के इतिहास में इनका कहना है कि भारत ने सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों से व्यक्त करने की भारत को विधि बता दी थी। इस ग्रंथ में कहा है कि क्या बताई, भारत ने जो सभी संख्याएं थी, सभी संख्याओं को 10 से व्यक्त करने की विधि बता दी। संख्याओं को 10 से व्यक्त करने की, 10 से कैसे, 10 के बाद 20, 10 में और संख्याएं जोड़ते जाओ, 1 10 के बाद 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा 2। तो यानी 9 तक की गिनती के बाद इन्होंने भारत ने सारी चीजें बता दी कि 9 के बाद, 9 तक की गिनती काफी, उसके बाद तो सब आगे ऐसे 10 से 10 में बढ़ाते जाओ, सब कुछ काम होता जाएगा। तो ये कहना है विल ड्यूरेंट का सभ्यता के इतिहास ग्रंथ में। देखिए भारत की बात करें तो यजुर्वेद, जो भारत के जो वैदिक काल है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिलती है, जैसे घातांक जिसको कहते हैं ना, तो 10 की घात 12 तक यजुर्वेद में मिलती है कि भारत के जो लोग थे वो 10 की घात 12 लगाते हैं, घातांक गुणा करने की विधि है। तो 10 की घात 11 प्राचीन काल में यजुर्वेद में ये चीज मिलती है। और विक्रमी संवत जब शुरू हुआ, ये तो प्राचीन काल की बात है, विक्रमी संवत जब शुरू हुआ वो भी ईसा पहले ही शुरू हो गया था, ईसा पहले 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। तो विक्रमी जो संवत था उस समय तक 10 की घात 53, 10 की घात 53 तक का ज्ञान भारत को था। कहां पर? विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व है। और रोम और यूनान को इस समय, जब इसी समय रोम और यूनान की सभ्यताएं थी, तो रोम और यूनान को तो केवल 10 की घात 4 तक का ही ज्ञान था और भारत में 10 की घात 53 तक का ज्ञान था। ऐसा भारत में वर्णन मिलता है, ऐसा वास्तव में था। तो यानी गणित के क्षेत्र में भारतीय काफी आगे थे। इसके अलावा दशमलव का जो विकास है, अभी हमने शून्य का देखा था, तो यहाँ पर दशमलव यानी जो पॉइंट होता है ना, जीरो के बाद जो लगाते हैं दशमलव, जहां संख्याओं के टुकड़े और कर सके हम, तो दशमलव का विकास भारत में हुआ। और भारत से अरबों ने सीखा, और अरबों से कहां जाता है? पश्चिमी देशों में, यूरोप में आगे चला जाता है, जहां पर इसका बाद में वो अपने हिसाब से व्याख्या कर पाते हैं। तो इसके अलावा देखिए आर्यभट्ट का नाम, किसका? आर्यभट्ट, 5वीं शताब्दी में हुए थे। आर्यभट्ट को जो है पाई का पूरा मान यहां पर ज्ञात था। पाई जो गणित में होती है ना, पाई का मान अपने भाषा में तो होता है 22/7। तो यहां आर्यभट्ट को पाई का पूरा मान, जिसको भाग देने के बाद 3.1416 जो आता है 3.1416, ये भी आर्यभट्ट को कब
5वीं शताब्दी में। कब ज्ञान था? पाई का पूरा मान निकाल सकते थे आर्यभट्ट, 5वीं शताब्दी में ये ज्ञान भी भारत को था। अब देखिए कुछ आर्यभट्ट के बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण भारत में गणितज्ञ हुए। वापस देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतीक चिन्ह थे, शून्य का ज्ञान पहले से था, दशमलव का ज्ञान भी भारत को तो यहीं से अरबों ने सीखा था और भारत विश्व में फैलाया। विल डुरेंट जो सभ्यता का इतिहास ग्रंथ लिखते हैं वो कहते हैं कि भारत ने सभी संख्याओं को 10 से व्यक्त करने की विधि बताई है। यजुर्वेद में 10 ज्ञान मिलता है कि 10 की घात 12 तक का ज्ञान भारत को था। और विक्रमी संवत तक 10 की घात 53 तक का ज्ञान था। रोम और यूनान में 10 की घात 4 तक था। आर्यभट्ट ने पाई का मान 5वीं शताब्दी में ही बता दिया था। इसके अलावा देखो भास्कराचार्य का नाम भी महत्वपूर्ण है यहां गणित में ही। किसका? भास्कराचार्य आचार्य थे भास्कराचार्य। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो था लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। किसके हैं? भास्कराचार्य के। कौन कौन से हैं? याद करने लायक है लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। किसके लिखे हुए ग्रंथ है ये? भास्कराचार्य के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। तो इनमें देखो किस किस के बारे में वर्णन मिलता है? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, यानी गणित के जो तीनों भाग हैं। अंक गणित कौन कौन सी हैं? अंक, बीज और रेखा गणित, तीनों के बारे में विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है भास्कराचार्य के ग्रंथ में। अगला हम बात करें इनके बाद में तो वह है बोधायन। किसका नाम आता है? बोधायन का। और बोधायन का जो ग्रंथ है वो है शुल्ब सूत्र। कौन सा है? शुल्ब सूत्र। इस शुल्ब सूत्र में बोधायन जो थे उन्होंने क्षेत्रफल के सारे सूत्र दे दिए थे। किसके सूत्र दिए? क्षेत्रफल के सूत्र दिए। क्षेत्रफल निकालने के सूत्र किसने दे दिए थे? शुल्ब सूत्र में बोधायन ने दे दिए थे। और साथ में ही इन्होंने एक चीज और बताई थी जो बाद में पाइथागोरस ने ले लिया। पाइथागोरस जिसको प्रमेय कहते हैं ना, समकोण जो त्रिभुज होता है उसका योग किसने बताया था? बोधायन ने। क्या बताया था? समकोण त्रिभुज का योग 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। किसके? 2 भुजाओं के जो वर्ग होते हैं उनके बराबर होता है, ये बताया था बोधायन ने। और बाद में ये ज्ञान पाइथागोरस ने भारत से प्राप्त किया। किसने? पाइथागोरस। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि ये ज्ञान उन्होंने भारत से ही स्वीकार करके पाइथागोरस प्रमेय को नाम दे दिया। ऐसा ज्ञान भारत में प्राचीन काल में बोधायन ने शुल्ब सूत्र में दिया था। तो देखिए इसको चिति प्रमेय भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो ज्ञान दिया था बोधायन ने उसको चिति प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिति प्रमेय। बाद में इसको नाम दे दिया पाइथागोरस प्रमेय दिया। तो इसके अलावा कात्यायन जो और थे, बोधायन का हो गया। अगला नाम है कात्यायन। कात्यायन ने भी एक चीज दी थी व्रत के बारे में। इन्होंने व्रत को ग्राफ से नापने की विधि भी बताई थी। जो व्रत होता है उस व्रत को ग्राफ से नापने की विधि दी थी। किसने? कात्यायन ने। व्रत को ग्राफ से कैसे नापा जा सकता है ये विधि देने वाले भी कात्यायन थे। तो देखिए गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य का नाम, पहले आर्यभट्ट को हम देख चुके हैं। आर्यभट्ट के भी गणितपाद, गोलपाद कई काफी ग्रंथ हैं। यहाँ भास्कराचार्य की बात करें तो लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के सिद्धांत दिए। बोधायन ने शुल्ब सूत्र में क्षेत्रफल के सूत्र देते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज का योग जो चिति प्रमेय के नाम से जाना जाता है 2 वर्गों के बराबर होता है, 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर, जिसको पाइथागोरस ने बाद में पाइथागोरस प्रमेय नाम दिया। कात्यायन ने व्रत के ग्राफ से नापने की विधि बताई। तो ये था हमारा गणित के क्षेत्र में ज्ञान प्राचीन काल का। देखिए हमने कला पढ़ी, चिकित्सा पढ़ा, गणित पढ़ा, 3 चीज पढ़ ली। नंबर जो 4 हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा, टोटल तो 4 हो गए। विज्ञान के क्षेत्र में हम तीसरी जो चीज देखते हैं तो वो आएगी हमारी खगोल और ज्योतिष विज्ञान। कौन सा? खगोल व ज्योतिषी का ज्ञान। पंडित सारे ज्योतिषी हमारे भारत में तो सारे ग्रह नक्षत्र उलट पुलट देते हैं, चाहे खुद के तैयार हो या नहीं हो। तो अब इतना ज्ञान है, व्यक्ति को ज्ञान हो गया, और नहीं है तो लोग YouTube से लेके हाथ देखना शुरू कर देते हैं। तो
हाँ देख सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम यूट्यूब पे भी हमें मिल जाएगा किस तरह से किसके ग्रह नक्षत्र पलटने हैं। तो अपने तो फिलहाल ठीक रखें, खगोल और ज्योतिषी का ज्ञान लें कि भारत में क्या क्या ज्ञान था प्राचीन काल में। तो देखिए खगोल में सबसे पहले बात करें तो आर्यभट्ट का ही नाम आएगा, गणित में भी था। आर्यभट्ट तो हर क्षेत्र में है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या कहा था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का क्या किया, पृथ्वी का घूर्णन सिद्धांत या भ्रमण सिद्धांत किसने दिया, भ्रमण सिद्धांत या घूर्णन सिद्धांत किसने दिया, आर्यभट्ट ने। मानते ही नहीं थे लोग। 14वीं शताब्दी तक तो यूरोप ये मानता था कि जो यूरोप के बारे में बात करें तो इतने अंधविश्वासी लोग थे यूरोप में कि 14वीं शताब्दी तक ये स्वीकारा जाता था कि हम जहां तक देखते हैं नजर जाती है वहां तक जमीन है। जमीन के बाद जैसे जमीन खत्म होगी उसके बाद पानी ही पानी है, यानी ये समतल मानते थे सब इस धरातल को। मान ली यहां तक तो क्या था, धरातल है, क्या है, धरातल है, पृथ्वी है। इसके बाद आगे तक जहां तक जाएंगे पानी है, और जहां तक जाएंगे वहां तक पानी है। और एक जगह ऐसी आएगी अगर हम ज्यादा पानी में गए सीधा सीधा तो ऐसे आएगी धम से नीचे गिर जाएंगे। इतना बड़ा ज्ञान था यूरोप के लोगों को 14वीं शताब्दी तक। क्योंकि भारत में तो पृथ्वी का गोल घूर्णन का सिद्धांत दे दिया कि पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट साहब ने दे दिया था। हालांकि सब लोगों को पता नहीं था क्योंकि उस समय इतने ग्रंथ और यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो यूरोप का ज्ञान था वो ये था कि 14वीं शताब्दी तक कि पानी के बाद हम दम से नीचे गिर जाएंगे। जबकि भारतीय तो कहते थे गाय के सींग पे खड़ी है हमारी पृथ्वी, शेषनाग के फण पे है। तो अलग अलग सिद्धांत भारत में प्रचलित है, पर यह तो पक्का था भारत में कि पृथ्वी गोल है। पर ये पहले यूरोप में या अन्य देशों को पता नहीं था। तो पृथ्वी का घूर्णन सिद्धांत या परिभ्रमण जो सिद्धांत है वो दिया सबसे पहले किसने, आर्यभट्ट साहब ने। नंबर 2 बात करें शतपथ ब्राह्मण की। ब्राह्मण ग्रंथों में ही एक है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तारों और ग्रहों की गति का वर्णन। किसका, कि तारे किस तरह से घूमते हैं, तारे और ग्रहों की गति का वर्णन मिलता है। गति और इनका वर्णन मिलता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो ज्योतिष शास्त्री थे जो शादी ब्याह कराने में माहिर होते हैं, तो ज्योतिषविदों ने भी फिलहाल तो इस कोरोना के चक्कर में, इस लॉकडाउन में सारे ज्योतिषों की गणित फेल हो गई। सबके शादी ब्याह के मुहूर्त जो अच्छे बताए हुए थे सारे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ बात करें ज्योतिषविदों की, तो देखिए ज्योतिषविदों ने क्या क्या बताया भारत में। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का घूर्णन। देखिए चंद्रमा को क्या बना दिया, पृथ्वी का उपग्रह। तो चंद्रमा का, चंद्र का घूर्णन, पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है घूर्णन की 30 दिन में, 27.5 दिन में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। इसके अलावा पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, क्योंकि अपने ग्रह नक्षत्र चलाने थे ना, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन। और साथ ही पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन। सूर्य के चारों ओर, चारों तो है और है ही नहीं, ये तो गोल है, पर कहने का यही तात्पर्य है कि सूर्य के राउंड लगाती थी पृथ्वी। ऐसा इनको देखकर 12 राशियां बताई, क्योंकि इनको अपना ज्ञान चलाना था। राशि बना दी। कितनी राशियां बताई, 12 राशि। कितनी राशियां बता दी, 12 राशियां बता दी। 27 नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं, 27 चंद्रमा के आधार पर। 27 क्या बता दिए, नक्षत्र। इसके अलावा चंद्रमास की अवधि भी इन्होंने बता दी। दिन 30 दिन का चंद्रमास बनाया इन्होंने, बाद में उसमें परिवर्तन किया। कितने दिन का चंद्रमास होता है वैसे, 27.5 का, तो इन्होंने कितने दिन का बनाया, 30 दिन का चंद्रमास। और 365 दिन का वर्ष, 12 महीनों का, यूं कह सकते हैं 12 माह का वर्ष। बड़े खतरनाक व्यक्ति थे हमारे पुराने लोग, महीनों का भी निकाल दिया। साथ ही तीसरे वर्ष के, देखो सुना होगा हमारे पूर्वजों से, अपने गांव में प्राचीन अभी भी प्रचलित है कि एक अधिक मास आता है जिसको पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं। अधिक मास आ गया, अधिक मास का मतलब साल में 1 महीना एक्स्ट्रा आता है। वो कब आता है, हर तीसरे वर्ष। तो अधिक मास की भी कल्पना इनके द्वारा ही थी। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, कौन सा, पुरुषोत्तम मास। तो कितने साल बाद आता है, 3 वर्ष बाद। वो क्यों आता है,
हमारे यहाँ जो गणना होती है, जो चैत्र वैशाख जेठ जो महीने हैं, वो चंद्रमा के आधार पर है। चंद्रमा 27.5 दिन में लगभग पृथ्वी का घूर्णन करता है, तो 30 दिन में से कुछ दिन बचते हैं, तो इनका जोड़ करके हर तीसरे वर्ष एक महीना बना दिया जाता है। हर 3 वर्ष बाद एक महीना बन जाता है, जिसको अधिक मास के रूप में जोड़ दिया जाता है, और वो भी रोटेशन में होता है। जैसे इस बार चैत्र अधिक मास है, तो अगली बार चैत्र के बाद वैशाख अधिक मास होगा, फिर उससे अगले 3 साल, हर फिर 3 साल बाद अगला महीना अधिक मास के रूप में आता रहेगा। तो ये भी भारत ने बहुत पहले दे दिया था। तो देखिए हमारे यहाँ पर ज्योतिषी को भी बड़ी खतरनाक गणनाएं थी जो बहुत पहले कर चुके हैं। कब की बात है ये? ईसा से पूर्व की, यानी आज से 2500 साल पहले का ये सारा ज्ञान है भारत में। खगोल और ज्योतिष हो गया। अंतिम रूप से हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो भौतिक और रसायन का ज्ञान था। किसका? नंबर 4 किसका ज्ञान पढ़ लेंगे हम अंतिम रूप से? भौतिक व रसायन का ज्ञान। बड़ा ये भी खतरनाक था। देखिए भौतिक और रसायन का ज्ञान भी हमारे यहाँ पर बहुत प्रचलित था। नाम सुना होगा कणाद महर्षि का। किसका? कणाद साहब बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने आज हम जो ये अणु परमाणु, डाल्टन ने इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये इन्होंने कणाद ने साहब ने बहुत पहले दे दिया था। इन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया। इनका एक दर्शन है जिसका नाम है वैशेषिक, लिखने में हो जाए कोई बात नहीं, वैशेषिक दर्शन दिया इन्होंने। और साथ में ही वैशेषिक दर्शन पूरा इन्होंने लिखा है, साथ में अणु सिद्धांत की भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन के साथ में किसका? अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? कणाद ने। अणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है कि अणु की संरचना कैसे बनती है। एटम जिसको कहते हैं, एटम की संरचना कणाद ने बहुत पहले दी थी। हम जब साइंस पढ़ते हैं तब भी ये देखना, साइंस की किताब में भी ये जरूर आएगा। अणु सिद्धांत के प्राचीन प्रवर्तक तो भारत में कणाद को यहाँ पर माना जाता है। साथ में इन्होंने ये कहा था पदार्थ जो होता है ना, तत्व, एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो पदार्थ और उसके अणु संयोजन की जो पूरी विस्तृत अवधारणा थी वो इन्होंने दी थी। किसकी? पदार्थ किससे? अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणुओं की और पदार्थ की जो विस्तृत अवधारणा थी वो इन्होंने दे दी थी। पदार्थ और अणु संयोजन की, पदार्थ और अणु संयोजन की विशद यानी विस्तार से धारणा इन्होंने बता दी थी बहुत पहले ही। तो ये किसके बारे में है? कणाद के बारे में। साथ में 2 व्यक्तियों के नाम और मैं लूंगा यहाँ पर। प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद जो थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थों के धर्म संग्रह यानी धर्म लिखे थे, गुण धर्म, पदार्थ धर्म संग्रह। और नंबर 2 जो दूसरा है इनको एक साथ देखेंगे। इसके अलावा व्योम शिवाचार्य, जो व्योम शिवाचार्य थे, उन्होंने भी व्योम शिवाचार्य ने भी एक ग्रंथ लिखा, व्योम शिवाचार्य संबंधित ही व्योम। तो इन दोनों के बारे में, इन्होंने तो पदार्थ धर्म संग्रह लिखा, व्योम शिवाचार्य का जो सिद्धांत था, इन दोनों के जो सिद्धांत थे वो यूरोप में 14वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए। यानी इसको हम एक तरफ रख देते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि 14वीं शताब्दी में, क्योंकि 14वीं शताब्दी यूरोप में एक तरह से पुनर्जागरण का पूर्व की अवस्था है। यहाँ पर उसमें अपने ज्ञान को वो विस्तार देते हैं। 14वीं शताब्दी में क्या होता है, जो ज्ञान इनके पास आया भौतिकी और रसायन का, भौतिक और रसायन का जो ज्ञान था इनके पास में, केमिकल रिएक्शन का, वो सारा का सारा पदार्थ धर्म संग्रह और तो प्रशस्तपाद ने और व्योम शिवाचार्य ने कब दे दिया था? ये 5वीं शताब्दी के हैं। ये कब के हैं दोनों के दोनों? 5वीं शताब्दी में। तो देखिए लगभग 900 साल पहले, अन्य विश्व की तुलना में देखें तो 900 साल पहले भारत में प्रशस्तपाद और व्योम शिवाचार्य ने ये ज्ञान दे दिया था। इसका छोटा सा एक उदाहरण मैं दूंगा, पहले भी दे चुका हूं। यूं कहें कि मेहरौली का लौह स्तंभ है, मेहरौली लोह जो स्तंभ है गुप्त काल का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का समीकरण किया जाता है इसके साथ में। तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है
वो रसायन और भौतिकी का ही इतना अच्छा उदाहरण है कि धातु का जो मिश्रण था इतना अच्छे से कर पाते हैं कि आज तक जंग रहित है, आज तक इस पे जंग नहीं लगा, ना तो बरसात में ना सर्दी में गर्मी में, सब में ये खड़ा रहता है कि तू आज भी ये जंग रहित है। 2000 साल से ये निरंतर खड़ा है। तो ये भौतिकी और रसायन का ही भारत में इतना बड़ा ज्ञान था। तो देखिए ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, किंतु वापस से एक बार इसको रिवीजन करते हैं छोटा सा। हमने पढ़ा है प्राचीन भारत की कला, कला के बाद में हमने पढ़ा विज्ञान, और विज्ञान में सबसे पहले हमने देखा चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा गणित के बारे में, तो गणित में भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, काफी नाम हमने पढ़े। उसके बाद खगोल और ज्योतिषी के बारे में पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा भौतिक और रसायन के बारे में। तो यह था प्राचीन भारत में कला साहित्य विज्ञान का विकास। अब हम अगली क्लास में देखते हैं कुछ नया टॉपिक। धन्यवाद।